हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हिंदी के एग्जाम के लिए हमारी क्या होनी चाहिए राइट प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। टॉपर्स किस तरीके से पढ़ाई करते हैं और कैसे वो ज्यादा से ज्यादा नंबर स्कोर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा हम जानते हैं कि 19 फरवरी को हिंदी का पेपर है, तो लास्ट 2 to 3 डेज ही बाकी है। तो अब यहां पे क्या होनी चाहिए राइट अप्रोच, तो हम पूरी चीजों को समझेंगे, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर के आखिरी तक के पूरा देखिए। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले पेपर स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे क्लास 12 सीबीएसई के हिंदी में आपको दो पार्ट्स, दो सेक्शंस नजर आते हैं। पार्ट 1 आपका होता है एमसीक्यू बेस्ड और पार्ट 2 होता है आपका सब्जेक्टिव बेस्ड। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं कि आपको हिंदी के लिए यहाँ पे 3 टेक्स्ट बुक्स है, आरोह भाग 2, वितान भाग 2 और अभिव्यक्ति और माध्यम भाग 2। तो ये तीनों बुक्स से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। आइए नजर डालते हैं पार्ट 1 एमसीक्यू बेस्ड पर। तो यहाँ पे जो पार्ट 1 सेक्शन है वहां पर आपको एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। यहाँ पे इजियर पार्ट होता है एज कंपेयर टू अदर पार्ट, जो कि है आपका सब्जेक्टिव। एमसीक्यू में आपको 40 मार्क्स के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको टोटल 45 क्वेश्चंस नजर आते हैं, जिसमें से आपको कोई भी 40 क्वेश्चंस। अगर हम देखें यहाँ पे कितने टाइप्स के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पे आपको अपठित गद्यांश में से 10 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यानी कि आपके टोटल 10 क्वेश्चंस होते हैं और ये आपके 10 मार्क्स का वेटेज कैरी करते हैं। ये एमसीक्यू बेस्ड होते हैं। और यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि गद्यांश हो या पद्यांश हो, यहाँ पे हम पैसेज की ही बात कर रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चंस रहते हैं 10 मार्क्स के अपठित गद्यांश से, ये आपको पैसेज के फॉर्म में देखने को मिलते हैं और उनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस को आंसर करना होता है। वहीं पर ही अगले टाइप के क्वेश्चंस होते हैं अपठित पद्यांश। तो यहां पर भी आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चंस नजर आते हैं और यहाँ पे 5 मार्क्स के आपको 5 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ये भी एमसीक्यू बेस्ड होते हैं और ये भी पैसेज बेस्ड होते हैं। अगर हम अगले 5 मार्क्स के क्वेश्चंस देखें, तो यहाँ पे हमें अभिव्यक्ति और माध्यम नाम की जो हमारी टेक्स्ट बुक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है अभिव्यक्ति और माध्यम। तो यहां से भी हमें 5 नंबर के क्वेश्चंस नजर आते हैं और ये भी हमें एमसीक्यू बेस्ड ही देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें कि एमसीक्यू में जो बची हुई 2 बुक्स है उनसे किस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पे आरोह भाग 2 से पठित गद्यांश से हमें 5 मार्क्स के क्वेश्चंस और पठित पद्यांश से 5 मार्क्स के क्वेश्चंस नजर आते हैं। वहीं पर ही वितान भाग 2 से हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो एक बात आप ध्यान रखिए कि यहां से आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और वितान भाग 2 से जो आपको क्वेश्चंस नजर आएंगे, ये सिर्फ आपको एमसीक्यू यानी कि सिर्फ इसी पोर्शन में नजर आएंगे। अगर हम नेक्स्ट पोर्शन की बात करेंगे तो सब्जेक्टिव वाले पोर्शन में वितान भाग 2 से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो ये स्टूडेंट के लिए एडवांटेज है कि वितान भाग 2 से अगर वो एक सुपरफिशियल रीडिंग भी कर लेते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस पर भी थोड़ा सा दिमाग लगा करके अगर उनको सॉल्व करते हैं, तो कम टाइम में वो स्मार्टली पढ़ के अच्छे से इन क्वेश्चंस को जवाब दे करके अच्छे नंबर सिक्योर कर सकते हैं। तो ये हमने वेटेज देखा है। तो इस तरीके से जितने ज्यादा मार्क्स का जो वेटेज है उन पर ज्यादा फोकस किया जाएगा, तो वहां से आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। आइए अब अगले पार्ट पर नजर डालते हैं, जो है हमारा सब्जेक्टिव पोर्शन। सब्जेक्टिव पोर्शन से यहाँ पे 40 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आरोह भाग 2 की बात करें तो यहाँ से 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एक करके। तो यहाँ पे बेसिकली आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दिखाई दिए हैं। काव्य खंड पर आधारित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं और ये आपके 3 मार्क्स के होते हैं और ऐसे 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। काव्य खंड पर आधारित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और यहाँ पे 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस आपको आंसर करने हैं। फिर गद्य खंड पर आधारित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं और इसको आपको 60 शब्दों में लिखना है। यहाँ पे ये 2 प्रश्न है जो आपके 3-3 मार्क्स के वेटेज कैरी करते हैं और गद्य खंड पर आधारित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं, तो 2 मार्क्स का वेटेज कैरी करते हैं और ऐसे आपको 2 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और ये क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट करेंगे आरोह भाग 2 से। तो यहाँ पे टोटल वेटेज इसका 20 मार्क्स है, तो यहाँ पे आरोह भाग 2 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और वहीं पर ही अभिव्यक्ति और माध्यम नाम की जो हमारी टेक्स्ट बुक है, वहां से भी हमें 20 मार्क्स के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। सिर्फ आपको इन्हीं चैप्टर्स पर ज्यादा ध्यान देना है, 3, 4, 5, 11, 12 और 13, क्योंकि आपको इन्हीं चैप्टर्स में से ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस नजर आ सकते हैं, जैसे कि दिए गए 4 अप्रत्याशित विषयों में से किसी एक प्रश्न पर लगभग 120 शब्दों में रचनात्मक लेखन लिखना है। तो एक प्रश्न पूछा जाएगा और आपको इस पर जो है क्रिएटिव राइटिंग बेस्ड क्वेश्चन है और 4 आपको टॉपिक्स दे दिए जाएंगे, जिसमें से आपको एक टॉपिक्स को सिलेक्ट करके उस पर आपको क्रिएटिव राइटिंग लिखनी है और ये आपका 6 मार्क्स का पोर्शन कैरी करता है। बहुत अच्छा है, स्कोरिंग है। अगर आप इसको अच्छे से सही तरीके से थोड़ा क्रिएटिवली
लिख करके आएंगे तो डेफिनेटली आप यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ पर, कहानी, नाट्य रूपांतरण, रेडियो नाटक या अप्रत्याशित विषयों पर लेखन पर आधारित दो प्रश्न। तो बेसिकली आपको यहाँ पर टॉपिक्स दिए गए, इनसे रिलेटेड आपको कोई भी यहाँ पर दो क्वेश्चंस करने रहेंगे जिनका वेटेज आपका लगभग 3-3 मार्क्स का रहेगा। तो ये आपको लगभग 60 वर्ड्स में लिखना होगा। वहीं पर ही आपका जो अगला टॉपिक रहेगा जिससे आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो है पत्रकारिता और जनसंचार माध्यमों के लिए लेखन पर आधारित 3 में से आपको कोई भी 2 प्रश्नों का जवाब देना है, और ये आपका 4-4 मार्क्स का वेटेज कैरी करता है, यानी कि टोटल आपका 8 मार्क्स। और अगर इन सबको हम जोड़ेंगे तो ये आपका 20 मार्क्स का यहाँ पर वेटेज कैरी करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अभिव्यक्ति और माध्यम अच्छा खासा क्रिएटिव पोर्शन है। यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा हल्का फुल्का प्रैक्टिस करके चले जाएंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, तो डेफिनेटली आप यहां पर भी काफी बढ़िया स्कोर कर सकते हैं। अच्छा, जैसा हम पहले बात कर ही चुके हैं कि आपको कोई भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहां पे नहीं पूछे जाते हैं वितान भाग 2 से, सिर्फ और सिर्फ आपको वितान में 10 एमसीक्यू देखने को मिलते हैं, जो कि हमने पार्ट 1 में ही ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। अब एक बार हम यहाँ पे ध्यान दे लेते हैं, बहुत से बच्चे ऐसे करते हैं जिनको मालूम ही नहीं होता और वो सिर्फ पढ़े जाते हैं कि कुछ पोर्शन ऐसे भी होते हैं जो चैप्टर्स आपके डिलीट हो गए, रिमूव हो गए हैं और ये आपके पाठ्यक्रम में से हटा दिए गए हैं। तो ये आरो भाग 2 के काव्य खंड गद्य खंड के से रिलेटेड ये चैप्टर्स है, ध्यान से देख लीजिए। गजानन माधव मुक्तिबोध सहर्ष स्वीकारा है, पूरा पार्ट जो है हटा दिया गया। फिराक गोरखपुरी की गजल हटा दी गई है। विष्णु खरे का चार्ली चैपलिन यानी हम सब पूरा पार्ट रिमूव कर दिया गया है गद्य खंड से। रजिया सज्जाद जहीर का नमक पूरा पार्ट वो भी हटा दिया गया है। वितान भाग 2 से आपका एन फ्रैंक की डायरी के जो पन्ने वो भी हटा दिए गए। तो ये चैप्टर्स को आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। अगर आप इनको पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं तो एक तरह से अभी आपका टाइम वेस्ट हो गया है, और अगर आप पढ़ने जा रहे हैं तो बिल्कुल नहीं पढ़िए। अभी जो आपके पास में बचा हुआ टाइम है कि दूसरे जो आपके टॉपिक्स है बेसिकली आपकी वितान और यहाँ पे अभिव्यक्ति और माध्यम और साथ ही साथ आरोह से, तो उनसे बचे हुए चैप्टर्स पर आप ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे हमने समझ लिया कि कौन कौन से रिमूव चैप्टर है जिन पर हमें ध्यान नहीं देना है। अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट टिप्स जो हमें एग्जाम में शॉर्ट हेल्प करेगी ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर करने में। और अगर आप बहुत अच्छे हिंदी में तो आप यहाँ पर 90-95 मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हैं। यहाँ पे मैं मानता हूं कि हिंदी जो है एक चैलेंजिंग सब्जेक्ट होता है, आपको काफी ज्यादा ध्यान देना पड़ता है अपनी भाषा की समझ पर, लेकिन अगर आप अच्छे से गहराई में उतर के हिंदी को आप समझ सकते हैं, देखिए हिंदी आपकी मातृभाषा है, तो अगर आप इस चीज को अच्छे से समझ के पढ़ते हैं और लास्ट टाइम पे बस प्रॉपरली चीजों को रिवाइज करके जाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, ज्यादा से ज्यादा राइटिंग की प्रैक्टिस करते हैं, तो डेफिनेटली एग्जाम में आपको नर्वस होने की जरूरत नहीं है और एग्जाम से पहले भी नर्वस होने की जरूरत नहीं है। आप यकीनन बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे पहला और यहाँ पर फुल प्रूफ टेक्निक है वो आपकी हैंडराइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि आपकी बहुत सुंदर हो, बहुत सुंदर है तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर आप प्रॉपर एक साधारण हैंडराइटिंग भी लिख रहे हैं तो आपको कोशिश करनी है कि उसमें आपकी गंदगी नहीं करनी है, नीट एंड क्लीन आपको हैंडराइटिंग रखनी है, स्पष्टता के साथ में लिखना है, जिससे कि जो व्यक्ति पढ़ रहा है, जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है, उसको चीजें समझ में आ सके और उसको ये मतलब समझ में आ सके कि आप एक्चुअल में क्या कहना चाह रहे हैं। फिर आपको आंसर्स जो भी आप लिख रहे हैं उसको एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में लिखना है, उसको आपको ऑर्डर को इधर से उधर नहीं करना है कि पहले आपने 3 नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, फिर आपने 5 नंबर का किया, फिर 10 नंबर का किया, फिर 2 नंबर का किया। तो ऐसा उल्टा पुल्टा आपको नहीं करना है, क्योंकि जब कॉपी चेकर आपकी कॉपी को चेक करेगा तो हो सकता है कि वो कुछ क्वेश्चंस को मिस आउट कर दे या वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो जाए, बोर हो जाए, तो वहां पे आपको नंबर्स नहीं देगा। तो इस वजह से आपका ही नुकसान होगा, इसलिए आपको यह इंश्योर करना है कि एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में ही आपको अपने आंसर्स को लिखना है। जैसे अगर 1 से लेकर के 10 तक के आप लिख रहे हैं तो उसको एक प्रॉपर ऑर्डर में ही लिखते हुए जाना है। फिर आप जब भी अपने आंसर्स लिख रहे हैं तो आपको प्रॉपर वोकैबुलरी यूज करनी है, जो शब्द का यूज जहां पे जिस कॉन्टेक्स्ट में जिस संदर्भ में फिट बैठता है आपको उसी में ही वो चीज को यूज करना है और अच्छे से अपने आंसर को एक प्रॉपर वे में, क्लियर वे में कम्युनिकेट करते हुए लिखना है, जिससे कि आपका आंसर अच्छा लगे पढ़ने में भी। फिर एमसीक्यूज आपके बहुत आसान है, तो ज्यादा से ज्यादा उसमें टाइम स्पेंड नहीं करना है, जितना जल्दी हो सके जो भी आपका गिवन टाइम है जल्दी से जल्दी आपको एमसीक्यूज को फिनिश करना है, क्योंकि सब्जेक्टिव जो पोर्शन है वो आपका काफी ज्यादा टाइम खाएगा। तो आपको उन चीजों पर थोड़ा सा दिमाग लगा करके, थोड़ा सा सोच समझ करके लिखना रहेगा, क्योंकि वहां पर क्रिएटिव राइटिंग वाला पार्ट भी इन्वॉल्व है। तो जितने ज्यादा आपकी रचनात्मकता होगी, जितनी ज्यादा आपकी क्रिएटिविटी होगी, उतना ही आप बेहतर और
स्पष्ट आंसर लिख पाएंगे। इसलिए उसके लिए आपको सोचने के लिए टाइम चाहिए रहेगा। इसलिए जितना जल्दी हो सके आपका एमसीक्यूज जो है आपको फटाफट फिनिश करना है, और बचे हुए टाइम में फिर आपको सब्जेक्टिव पोर्शन को अच्छे से टाइम देना है, जिससे कि आप अच्छे से बैलेंस्ड वे में आप आंसर लिख सके। उसके बाद में आपको अभी जो आखिरी के 2 दिन बचे हुए हैं वहां पर सब्जेक्टिव पोर्शन पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ये बात आप ध्यान दीजिए कि एमसीक्यूज तो लगभग बहुत से बच्चे मैनेज कर सकते हैं, लेकिन असली जो डिफाइनिंग आपका सेक्शन होता है वो सब्जेक्टिव ही होता है। तो अगर आपने सब्जेक्टिव में अच्छे से फोड़ दिया तो यकीनन आप 90 प्लस जो है लेकर के आ जाएंगे, और हो सकता है कि अगर आप बहुत अच्छा कर जाए तो आप 95 से 100 के बीच में भी बढ़िया से बढ़िया मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। अब यहां पे आपको क्या करना है, तो अभी आपको सिर्फ रिवीजन करना है और प्रैक्टिस करनी। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सके आप बचे हुए 2 दिन के अंदर अपनी पूरी जान लगा दीजिए। बिल्कुल भी गिव अप मत कीजिए, क्योंकि यकीन मानिए कि ये टाइम जो है वो लौट करके नहीं आएगा। जितना ज्यादा आप अपने पोटेंशियल को सरपास कर सकते हैं कर लीजिए। बहुत बढ़िया, आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इस वक्त को अच्छे से यूटिलाइज कीजिए, उसकी वैल्यू को समझिए और इन टिप्स को ध्यान में रखिए। आप यकीनन एग्जाम में बहुत बढ़िया स्कोर करेंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आज जो है ये वीडियो आपके लिए काफी मददगार साबित रहा होगा। हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लगातार ला रहे हैं, स्ट्रैटेजी वीडियोस, एग्जामिनेशन रिलेटेड वीडियोस अपने चैनल पर। तो बियॉन्ड जेई को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अब आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।